बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के थर्ड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम प्रथम इकाई को पूर्ण कर चुके हैं। हमने प्रथम इकाई में विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और किसी पॉइंट आर थीटा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विभव होगा। We derive an expression for the potential at a point of r theta as well as intensity of electric field। और आपको ध्यान होगा वहाँ पर मैंने आपको बतलाया था कोई दो चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम हो, विपरीत प्रकृति के हों, अत्यंत लघु दूरी पर रखे जाएं, तो ये जो व्यवस्था कहलाती है विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। आप डायग्राम में देखिएगा, मैंने ऐसे दो समान परमाणु के आवेश Q दिखाए हैं, विपरीत प्रकृति के आवेशित हैं, और उन दोनों के मध्य में दूरी d को दिखाया है। तब आवेश का परमाणु और सदिश दूरी का जो गुणनफल है वह निकाय का डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। वेक्टर P = QD। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अर्थ है इसकी डायरेक्शन होना चाहिए। इसकी जो डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी और इसका जो यूनिट है वो कूलम मीटर होगा। हम जानते हैं कि एटम जो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में वह बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और हमें ये जानकारी है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन के कारण सारा धनात्मक आवेश उस पर स्थित होता है। जितना धनात्मक आवेश होगा उतना समान मात्रा का ऋणात्मक आवेश भी होगा। और इस ग्राउंड स्टेट के एटम में जितना भी नेगेटिव चार्ज है जो समान मात्रा में होगा, सिमेट्रिकली क्लाउड्स के द्वारा नाभिक को घेरे रखता है। हालांकि जो चार्ज डेंसिटी का मान है वो डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से डिके होती है। तो परमाणु के जो ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र है और परमाणु का नाभिक, चूंकि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक को हम बिंदु के रूप में मान सकते हैं, बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धनावेश का केंद्र संपाती हो जाते हैं, कंसाइड हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना नहीं हो पाती और इसके कारण फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। इस प्रकार के उदाहरण नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कहलाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो उदाहरण हैं उनमें हम H2 कह सकते हैं। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, H2, O2, N2, CO2, CH4। परंतु कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी नेचर में मिलते हैं जिनमें कि धन आवेश का केंद्र और इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र कंसाइड नहीं हो पाते, संपाती नहीं हो पाते, संकेंद्रीय नहीं हो पाते, बल्कि उन दोनों के बीच में कुछ दूरी बन जाती है। और इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और इनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना होगी, जिसके कारण एक डाइपोल मोमेंट होगा। और जो डाइपोल मोमेंट होगा वह डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। इस तरह के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि H2O, HCl, CO, NH3, SO2, C2H5OH, HBr। अगर हम HCl को देखें तो HCl के उदाहरण में जो आवेश का मान है, परमाणु है, वो समान है, परंतु प्रकृति विपरीत है। अतः HCl का जो अणु है
वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, परंतु ऋण और धन आवेश के वितरण केंद्र पृथक होने के कारण यह भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। मैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसकी पृथक रूप से व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धनावेश का केंद्र संपाती नहीं हो पा रहे हैं, परिणाम स्वरूप एक द्विध्रुव बन गया है। अतः आवेश के विस्थापन के कारण HCl अणु एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। उसी तरीके से अगर हम H2O का उदाहरण देखें तो H2O के उदाहरण में आप देखेंगे OH बॉन्ड के द्वारा द्विध्रुवों के आघूर्ण 105 डिग्री पर झुके होते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट सममिति अक्ष के अनुदिश उत्पन्न हो जाता है। अतः यह भी एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण है। इसके स्थान पर यदि हम CO2 की व्याख्या करें तो हम देखेंगे कि इसमें दोनों CO बंधनों के द्वारा जो द्विध्रुव हैं वो एक ही रेखा में हैं, साथ ही साथ विपरीत दिशा में हैं। इस कारण से जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह शून्य होगा और इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ये 2-3 उदाहरण जो मैंने डिस्कस किए हैं इसलिए किए हैं, परीक्षा में पार्ट बी में हमको प्रश्न मिले हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के मिला है कि सिद्ध करें कि पानी का अणु ध्रुवी पोलर मॉलिक्यूल्स है जबकि CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इसको समझाएं। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिला है, समझाइए कि CO2 का अणु नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है जबकि पानी का अणु पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न हमें परीक्षा में मिला है उसको मैंने हल करने का प्रयास किया है। अतः हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो डाइपोल मोमेंट के मान हैं वह हमें अणुओं की जो आंतरिक संरचना है उसके अध्ययन में उपयोगी हैं। हमने पोलर मॉलिक्यूल्स देखा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखा और हमने ये देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट का मान 0 होगा, परंतु ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में रखा जाए, अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो एक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और वह प्रभाव यह है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वितरण केंद्र और धनावेश का केंद्र संपाती नहीं हो पाते, बल्कि उनके बीच में कुछ दूरी बन जाती है। परिणाम स्वरूप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब तक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तब तक एक डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाता है और इस प्रकार से जो डाइपोल मोमेंट पैदा होता है वह इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो मूलतः इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धनावेश का केंद्र संपाती नहीं हो पाते। उसका कारण है कि जो आपने विद्युत क्षेत्र लगाया है उस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगते हैं। उसके कारण इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र नाभिक से हट जाता है। साथ ही साथ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उस विस्थापन को कम करना चाहता है। परिणाम स्वरूप एक संतुलन अवस्था आ जाती है और इस के कारण एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, यह डाइपोल मोमेंट जो विद्युत क्षेत्र लगाया गया है उसके प्रोपोर्शनल होगा, उस पर निर्भर करेगा। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का मान यदि P है तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का मान P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। हम लिखते हैं P = अल्फा E और अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका मान एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहलाता है और हम ये अब सिद्ध करने वाले हैं कि ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी परमाणु के आयतन पर निर्भर करती है। आप देखिए, जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया है तो नाभिक पर जो बल है वो EE होगा
और यदि त्रिज्या d है तो ऋण आवेश के कारण ये बल लगेगा। ऋण आवेश का वितरण एक समान यदि माने तो त्रिज्या d के गोले में आवेश का जो मान होगा वह मान होगा Q = E/4πA³ मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई d³। d गोले में आवेश का जो मान है, जो त्रिज्या है d, उसमें हमने आवेश का मान निकाल लिया है और यह आवेश का मान निकल के आया है EdQ/AQ। अतः फोर्स का जो मान लगेगा वह फोर्स का मान कूलम के नियम के अनुसार लिखा जा सकता है और इसका जो मान आएगा वो KE²D/A³ होगा। संतुलन अवस्था में ये जो बल लग रहा है वह बल जो आकर्षण बल है उसके बराबर होना चाहिए, एक संतुलन की अवस्था मिलेगी और अतः हमें दोनों बल समान कर देने चाहिए। हमने ऐसा किया है। EE = KE²D/AQ। इससे एक्सप्रेशन मिली है ED = EAQ/K। ED डाइपोल मूवमेंट है जिसको मैं P लिख सकता हूँ, P = ED, इसलिए P = ED का अर्थ हुआ EAQ/K। K का मान हम जानते हैं 1/4πε0 होता है। K का मान सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। साथ ही साथ हम आयतन, परमाणु का जो आयतन है B = 4/3 पाई AQ, उसको यूज कर रहे हैं। इसलिए इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का जो मान आ गया है 3ε0 EB। B यहाँ पर परमाणु का आयतन है, अर्थात जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है, यह एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी परमाणु के आयतन पर निर्भर करती है और P = अल्फा E से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो अल्फा का मान जो हमें प्राप्त होता है, अल्फा का मान है 4πε0 AQ। अल्फा परमाणविक ध्रुवणता है जो मूलतः एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को व्यक्त करती है। धन्यवाद।